नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक चला था फिस्कल पॉलिसीज को लेकर दोस्तों, उसी की श्रृंखला में आगे अपन बात करने वाले। ओके, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए दोस्तों और कमेंट करके जवाब दे दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो एक बार कमेंट करके जवाब दे दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो यस या नो तो कमेंट करके एक बार जवाब दे दीजिए। ओके, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, एक बार आ जाइए दोस्तों। एक बार आ जाइए, एक बार जाइए, मैं चैट देख लूँ दोस्तों। चैट आ रहा है मेरे पास, चैटिंग ऑन कर लेता हूँ। सबको दोस्तों गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? ओके ओके, निशांत आ गए सब लोग। आ जाइए, दिख रहा है। ओके ओके, आ रही दोस्तों। चले बेटो, टैक्सेशन को लेकर बात करे थे और इसी श्रृंखला में आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको करारोपण के प्रकार बताता कि टैक्स लगाने की विधियां। ओके, और टैक्स लगाने की विधियों में दोस्तों सबसे पहली विधि थी आपकी प्रगतिशील करारोपण। अब देखो मित्रों, कॉपी और पेन साथ लेके बैठ जाइए आराम से और जो नोट्स लिखा प्रगतिशील करारोपण, प्रगतिशील करारोपण। ओके, प्रगतिशील करारोपण जिसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अपन कहते हैं। ऑलवेज, अब बातें नहीं दोस्तों, अब कोई बातें नहीं करेगा, चुपचाप बैठ के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और जो जो डाउट है वो डाउट क्लियर करते हैं। ओके, प्रगतिशील करारोपण, मैं देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखता हूं समझाने के लिए। आज अपन दो सौ पढ़ने। ओके, सबसे पहली बात आती है कि जब जब आय में वृद्धि, जब आय में वृद्धि के साथ साथ, जब आय में वृद्धि के साथ साथ, जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में भी, कर की दरों में भी, कर की दरों में भी वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में भी वृद्धि की जाती है तथा, कर की दरों में वृद्धि की जाती है तथा तथा आय में कमी के साथ साथ, आय में कमी के साथ साथ कर की दरों में भी, कर की दरों में भी, कर की दरों में भी कमी की जाती है, कमी की जाती है, कमी की जाती है। तो उसे प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। तो उसे प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है, यानी प्रगतिशील करारोपण उसे कहा जाता है। वो प्रगतिशील करारोपण कहलाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अपना कहलाता है। ओके, मैंने कहा दोस्तों कि जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि की जाती है, ओके, और आय में कमी के साथ साथ अगर कर की दरों में भी कमी की जाती है तो प्रगतिशील करारोपण वो कहलाता है। ओके, पहली बात हो, यानी इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स की रेटों को बढ़ाते जाओ और इनकम में कमी होती है टैक्स की रेटों में भी कमी करते जाओ। ओके मित्रों, दूसरा पॉइंट, मैं दूसरा पॉइंट ये लिख सकता हूं कि प्रगतिशील करारोपण, प्रगतिशील करारोपण, पहले लिख लो, पहले समझो आप लोगों को। प्रगतिशील करारोपण व्यक्तियों को, यानी जो पर्सन्स वगैरह थे, प्रगतिशील करारोपण व्यक्तियों को अधिक से अधिक, व्यक्तियों को अधिक से अधिक, प्रगतिशील करारोपण व्यक्तियों को अधिक से अधिक आय कमाने हेतु, अधिक से अधिक आय कमाने हेतु, अधिक से अधिक आय कमाने हेतु प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, अधिक से अधिक आय कमाने हेतु प्रोत्साहित करती है। ओके, तो मित्रों मैंने क्या क्या
कि प्रगतिशील कारोबार व्यक्तियों को अधिक से अधिक आय कमाने के लिए, सॉरी प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित करती, सॉरी हतोत्साहित करती, प्रोत्साहित नहीं करेगी, हतोत्साहित करती है। क्योंकि ये कहती है कि जितनी ज़्यादा इनकम तुम कमाओगे तुमको उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा। अगर मित्रों आपको ये कोई कहते कि जितना ज़्यादा तुम पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तो बताओ तुम ज़्यादा पैसा कमाओगे क्या? नहीं कमाओगे। तो प्रगतिशील कारोबार व्यक्तियों को अधिक से अधिक आय कमाने के लिए क्या कहते हैं? हतोत्साहित करती है। ओके। फिर तीसरा बिंदु कहते हैं कि प्रगतिशील करारोपण में, प्रगतिशील करारोपण में आय तथा कर, मैंने कहा प्रगतिशील करारोपण में आय तथा कर की दरों के मध्य, कर की दरों के मध्य, कर की आय तथा कर की दरों के मध्य, कर की दर के मध्य, आय तथा कर की दर के मध्य सीधा ओब्लिक धनात्मक संबंध होता है। सीधा ओब्लिक धनात्मक संबंध होता है। सीधा ओब्लिक धनात्मक संबंध होता है। मतलब इनकम बढ़ेगी कर की दर बढ़ेगी, इनकम घटेगी कर की दर घटेगी। ओके बताओगे? तो मेरी बात को सुनना और समझना। यानी प्रगतिशील का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में इनकम तथा कर की दर के मध्य सीधा ओब्लिक धनात्मक संबंध पाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कर की दरों में भी वृद्धि होती जाएगी, और जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी कर की दरों में भी कमी होती जाएगी। देखो मित्रों, मैंने पहले प्रोग्रेसिव बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, तो जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में भी वृद्धि की जाती है और आय में कमी के साथ साथ कर की दरों में कमी की जाती है, तो उसे प्रगतिशील करारोपण कहते हैं। प्रगतिशील करारोपण व्यक्तियों को अधिक से अधिक इनकम कमाने के लिए प्रोत्साहित करती है मित्रों के, और प्रगतिशील करारोपण में आय तथा कर की दर के मध्य सीधा ओब्लिक धनात्मक संबंध पाया जाता है। सीधा ओब्लिक धनात्मक संबंध यहाँ पर पाया जाता है। ओके, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर एक पॉइंट और लिखो मित्रों आप लोगों के लिए, और ये मतलब समझ आ रहा है दोस्तों अच्छे से। फिर मैंने लिखा आप लोगों को कि प्रगतिशील करारोपण, जिसको आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हो, प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है, तो प्रगतिशील करारोपण जो होता है वो निम्न आय वाले, जिनकी इनकम कम होती है, निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए, निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार। ओके, निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार का कार्य करती है। यानी जिनकी इनकम कम होती है उनके लिए तो पुरस्कार का कार्य करती है, क्योंकि दोस्तों उनमें क्या होता है, उनको तो टैक्स का पेमेंट कम करना पड़ता है। जबकि अधिक आय वाले यानी जिनकी इनकम अधिक होती है, अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए दंड का कार्य करती है। दंड का यानी पेनल्टी का कार्य करती है। इसका मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का काम करती है। वो उनको कहती है कि तुम जितना ज़्यादा कमाओगे तुम्हारे ऊपर टैक्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ये प्रगतिशील करारोपण का एक नेचर दर्शाता है। तो आगे तो मैंने क्या कहा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं इनकम लिख देता हूँ। मान लो ये मेरी इनकम है मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर मैं टैक्स की रेट लिख देता हूँ। एक रफली एग्जांपल तुम्हारे सामने लेता हूँ। जैसे मान लो मैं कहते इनकम अगर मेरी 10,000 है, 10,000 तक की इनकम पे मान लो 10% टैक्स लगता है। मान लेते हैं 20,000 की इनकम पर 20% का टैक्स लगता है। हालांकि 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। मैंने एक रफली एग्जाम्पल लिया। 30,000 की इनकम पे मान लो 30% का टैक्स लगता है, 30% का टैक्स लगता है। मान लो 40,000 की इनकम पे 40% का टैक्स लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाएगी उस बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स की रेट भी ज़्यादा होती जाएगी। उसी को प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। वही प्रगतिशील करारोपण की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर मैं यहीं पर आप लोगों के सामने एक बात लिखूं कि एक नोट करके लिखूं। यहाँ पर मैं एक नोट करके एक बात लिख लेता हूँ कि प्रगतिशील करारोपण, देखो सुना बहुत प्यारी बात है। प्रगतिशील करारोपण किसी भी अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील करारोपण किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुकूलतम स्तर तक ऑप्टिमम लेवल तक, अनुकूलतम स्तर तक अच्छा माना जाता है।
यानी प्रगतिशील करारोपण जो होता है मित्रों, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऑप्टिमम लेवल तक, एक अनुकूलतम स्तर तक अच्छा माना जाता है, किंतु 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 उससे अनुकूलतम उससे अनुकूलतम स्तर के पश्चात भी उस अनुकूलतम स्तर के पश्चात उस अनुकूलतम स्तर के पश्चात भी सरकार उस अनुकूलतम स्तर के पश्चात भी सरकार यदि अपनी कर की दरों में सरकार यदि अपनी कर की दरों में वृद्धि करती है, कर की दरों में क्या करती है, वृद्धि करती है, सरकार यदि अपनी कर की दरों में क्या करती है, वृद्धि करती है, तो ऐसी स्थिति में यानी मैंने कहा कि प्रगतिशील करारोपण किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुकूलतम स्तर तक अच्छा माना जाता है, किंतु उस अनुकूलतम स्तर के बाद भी अगर सरकार अपनी कर की दरों में वृद्धि करती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व कम होना प्रारंभ कर देता है। ओके, यानी सरकार को रेवेन्यू मिलना प्रारंभ कर देता है, सरकार को रेवेन्यू कम मिलना प्रारंभ कर देता है। ओके, जिसके दो मुख्य कारण हैं, तो जिसके दो मुख्य कारण बातें माने जाते हैं। इसके दो मुख्य कारण, अब वो दो मुख्य कारण कौन से सुनिए, तो वो दो मुख्य कारण कौन से, इसको भी आप समझ लीजिए। इसका सबसे पहला कारण तो होता है कि जनता के द्वारा की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं, क्रियाओं को रोक दिया जाता है। जनता के द्वारा की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं को रोक दिया जाता है। ओके, समस्त आर्थिक क्रियाओं को रोक दिया जाता है। एक तो ये होता है, यानी जनता के द्वारा की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं को रोक दिया जाता है, क्योंकि कौन चाहेगा, देखो जब तक आप टैक्स देने के लायबल हो जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ाते जाओगे तो जनता कहेगी आप कमाने से क्या मतलब है, जब सारा पैसा सरकार को ही देना है और हमारे पास कुछ बचना ही नहीं, तो क्यों काम करेगा। ऑब्वियस कोई काम करेगा नहीं, तो ऑब्वियस फिर आता है या दूसरा कहता है जनता द्वारा टैक्स की चोरी करना प्रारंभ कर दी जाती है। यानी प्रारंभ कर दी जाती है, जनता क्या करती है, तो टैक्स की चोरी करना प्रारंभ कर दी जाती है। ओके, टैक्स की चोरी करना क्या कर दी जाती है, प्रारंभ यहाँ पर कर दी जाती है। टैक्स को चोरी करना वहाँ पर मान लेता है, टैक्स की चोरी करना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाता है। ये बात भी आप लोगों को समझने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। अब सुनिए, देखो मित्रों मैंने सारी बात कही, अब देखो सुना, अभी अपन अब टैक्स लगाने के तरीकों की बात करेंगे कि टैक्स लगाने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो मित्रों मैं आपको समझाता हूँ सारी बातें। पहली बात देखो कि पहला है प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्स। ये कहता है कि जब आय में वृद्धि के साथ, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कर की दरों में भी वृद्धि की जाती है तथा आय में कमी के साथ साथ कर की दरों में भी कमी की जाती है, तो उसे प्रगतिशील करारोपण अपन कहते हैं। प्रगतिशील करारोपण व्यक्तियों को अधिक से अधिक इनकम कमाने के लिए हतोत्साहित करती है। ये कहती है कि तुम जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे तुमको उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ही ज़्यादा टैक्स जब देना पड़ेगा, तो फिर इनकम कमाए क्यों। तो ये क्या करती है, अधिक से अधिक इनकम कमाने के लिए हतोत्साहित करती है। उनको पता है कि इनकम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तीसरा, प्रगतिशील करारोपण में आय तथा कर की दरों के मध्य सीधा ऑब्लिक धनात्मक संबंध होता है। यानी प्रगतिशील करारोपण में इनकम और कर की दर के में सीधा ऑब्लिक धनात्मक संबंध होता है। सीधा ऑब्लिक धनात्मक संबंध होता है। यहां तक डाउट क्लियर सभी को। अब चलते दो, फिर मैंने कहा दोस्तों कि प्रगतिशील करारोपण क्या था, कम इनकम कमाने वाले व्यक्तियों के लिए तो पुरस्कार का काम करता है, क्योंकि उनको कम टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, जबकि अधिक इनकम कमाने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का कार्य करती है, पेनल्टी का कार्य करती है कि जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ही ज़्यादा टैक्स तुमको देना पड़ेगा।
प्रगतिशील करारोपण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुकूलतम स्तर तक अच्छा माना जाता है, एक ऑप्टिमम लेवल तक अच्छा माना जाता है। किंतु अगर उस अनुकूलतम स्तर के बाद भी अगर सरकार अपनी कर की दरों में वृद्धि करती है तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व कम होना प्रारंभ कर देता है, जिसके दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, जनता के द्वारा की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं को रोक दिया जाता है, और दूसरा, जनता द्वारा टैक्स की चोरी करना प्रारंभ कर दी जाती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? यस या नो? अब सुनिए, तो यहीं पर आपको एक बात और बताने का होता है। देखो, आप लोगों ने आपके जीवन में एक वक्र पढ़ा होगा जिसका नाम है लाफेर वक्र। लाफेर वक्र आपने पढ़ा होगा। देखो, जब आप लोग जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो दोस्तों, तो तुम्हारे इकोनॉमिक्स में कुछ गिने चुने वक्र हैं। जैसे आपने एक तो लॉरेंज वक्र पढ़ा, जो मैं आपको पढ़ा चुका, लॉरेंज वक्र आपको पढ़ा चुका। एक आपको फिलिप्स वक्र बता चुका, जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य अल्पकालीन संबंध को दर्शाता है। ओके, तो एक लॉरेंज वक्र, एक होता है फिलिप्स वक्र बताया, एक होता है फिलिप्स वक्र आपको बता दिया, तो एक फिलिप्स वक्र के बारे में आपको बताया, और एक होता है आपका ओकेन वक्र, ओकेन का वक्र बता दिया। ये तीन वक्र तुम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। लॉरेंज वक्र बता दिया जो सापेक्ष निर्धनता की बात करता है, फिलिप्स वक्र जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य अल्पकालीन संबंध को विपरीत संबंध को, एक होता है आकेन वक्र जो बेरोजगारी और आर्थिक विकास के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। ये तीन वक्र तुम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। ओके, अब बात करेंगे लाफेर वक्र। अब ये क्या बीमारी, देखो, अरे प्रगतिशील करारोपण में इसका क्या रोल है, सुनिए। दो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात पूछूं दोस्तों, देखो, आप जानते हो, मैं एक बात लिखता हूं कि पहले पूरी लाइन लिख लो। जब कोई सरकार, ओके, जब कोई सरकार एक निश्चित समय के बाद, जब कोई सरकार एक निश्चित बिंदु के पश्चात, जब कोई सरकार एक निश्चित बिंदु के पश्चात भी कर की दरों में वृद्धि करती है, कर की दरों में क्या करती है? वृद्धि करती है। ओके, आगे मैं बताऊं कि जब कोई सरकार एक निश्चित बिंदु के पश्चात भी कर की दरों में क्या करती है? वृद्धि करती है तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। ओके, कमी आना प्रारंभ हो जाती है। ओके मित्रों, आगे। ओके मित्रों, मैंने क्या कहा कि जब कोई सरकार एक निश्चित बिंदु के पश्चात में कर की दरों में वृद्धि करती है तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि ये तो आप जानते हो, मैं बता रहा हूं, क्योंकि कर की दरों में एक अनुकूलतम स्तर के पश्चात भी वृद्धि की जाती है। ओके, वृद्धि की जाती है। तो मित्रों, मैंने कहा कि जब कोई सरकार एक निश्चित बिंदु के पश्चात भी कर की दरों में वृद्धि करती है तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कर की दरों में एक अनुकूलतम स्तर के पश्चात भी वृद्धि की जाती है। ओके, वृद्धानु प्रस्तुत की, तो इससे व्यक्तियों के द्वारा, यानी करदाताओं के द्वारा, क्योंकि इससे व्यक्तियों के द्वारा या तो आर्थिक क्रियाएं करना कम कर दी जाती है।
ओके, तो यानी इससे व्यक्तियों के द्वारा आर्थिक क्रियाएं या तो आर्थिक क्रियाएं कम कर दी जाती है या उनके द्वारा कर की चोरी या उनके द्वारा कर की चोरी प्रारंभ कर दी जाती है। कर की चोरी प्रारंभ कर दी जाती है, कर की चोरी प्रारंभ कर दी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखने की। देखो मैं तो मैंने क्या लिखा, सुना मैं तो बहुत प्यारा, कि जब भी कोई सरकार एक निश्चित बिंदु के पश्चात भी कर की दरों में वृद्धि करती है तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप टैक्स के ऊपर टैक्स अगर लगाते जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा कि सरकार का रेवेन्यू गिरने लग जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि व्यक्ति या तो अपनी आर्थिक क्रियाओं को बंद कर देते हैं, कमाना बंद कर देते हैं, फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं। उनको पता है कि कमाने से कोई फायदा नहीं, जितना कमाते हैं उतना सारा सरकार को देना पड़ जाता है। तो इसके द्वारा व्यक्तियों के द्वारा आर्थिक क्रिया करना कम कर दी जाती है या उनके द्वारा कर की चोरी प्रारंभ कर दी जाती है। ओके, अब यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई क्योंकि प्रगतिशील करारोपण मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। तो इस अवधारणा को जो आपके सामने ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, तो इस अवधारणा को वर्ष 1974 में अमेरिकन अर्थशास्त्री, एक अर्थशास्त्री था, अमेरिकन अर्थशास्त्री जिसका नाम था ऑर्थर लाफेर। उसका नाम क्या था? ऑर्थर लाफेर नाम था उस बंदे का। तो ऑर्थर लाफेर द्वारा उसने क्या किया? उस ऑर्थर लाफेर के द्वारा इस बात को उसने एक वक्र के माध्यम से समझाया जिसे लाफेर वक्र के माध्यम से प्रतिपादित किया। लाफेर वक्र के माध्यम से प्रतिपादित किया, यानी जो बात लाफेर वक्र के माध्यम से प्रतिपादित किया था, जो ये बताता है, ये वक्र क्या बताता है? जो ये बताता है, यह लाफेर वक्र ये बताता है कि एक अनुकूलतम ऑप्टिमम लेवल जो प्रत्येक देश का अलग अलग होता है, जो ये लाफेर वक्र ये बताता है कि एक अनुकूलतम कर की दर, ओके, एक अनुकूलतम कर की दर के पश्चात, एक अनुकूलतम कर की दर के पश्चात भी, कर की दर को सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है। कर की दर को सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो उससे सरकार के राजस्व में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। ओके, ये बात 1974 में ऑर्थर लाफेर के द्वारा अपने वक्र लाफेर के माध्यम से बताई। अब मेरी बात सुनो कैसे। देखिए, इस वक्र को कुछ इस प्रकार से बनाकर ऑर्थर लाफेर ने एक अनुमान लगाया और एक एनालिसिस किया, एक सर्वे किया। अब वो सर्वे में क्या देखता है सुनिए, तो वहां पर एक तरफ तो लिखा कर राजस्व, कि सरकार को कितना कर राजस्व प्राप्त हुआ, ओके, और एक तरफ लिखता कर की दर, ओके, एक तरफ कर की दर लिखता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया 10% की रेट है, यहाँ पर लिख दिया 20% की रेट है, यहाँ पर लिख दिया 30% की रेट है, यहाँ पर लिख दिया 40% की रेट है और यहाँ पर 50% की रेट लिख दिया। ओके, तो इस वक्र को कुछ इस प्रकार से उन्होंने बताया, और इस वक्र को घंटी के आकार का नहीं, इस वक्र को थोड़ा ऐसे लेटता हुआ वक्र बताया। ये कहा कि देखो, अगर कर की दर इतनी है 10%, तो सरकार को मान लो इतना रेवेन्यू प्राप्त होता है, सरकार की कर की दर को अगर 20% किया तो सरकार का रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि सरकार को पैसा ज़्यादा मिलेगा मित्रों के, ये बात आप समझिए। फिर सरकार ने क्या किया, 30% की टैक्स की रेट बढ़ा दी। तो 30% की टैक्स रेट की बढ़ाने के बाद सरकार को क्या हुआ, रेवेन्यू मैक्सिमम मिला। ये उसका कहलाता है अनुकूलतम बिंदु। इसको बोलते हैं अपन अनुकूलतम बिंदु, ऑप्टिमम लेवल कहते हैं कि ये एक अनुकूलतम बिंदु है, यहाँ से आपका टैक्स है।
अगर इसके बाद अगर कर की दर को बढ़ाया या कर की दर को घटाया जाता, कर की दर को बढ़ाया घटाया जाता, कर राजस्व में क्या हो जाती, कमी आना प्रारंभ हो जाती है। यानी एक अनुकूलतम बिंदु के बाद भी अगर कर की दरों को अगर बढ़ाते हो तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे क्या होगा, आपके कर राजस्व में कमी आ जाएगी। बस इसी को नाम दिया गया, ये वक्र कहलाया लाफेर वक्र। लाफेर वक्र इसलिए कहलाया क्योंकि ऑथर लाफेर के द्वारा इस वक्र का प्रतिपादन किया गया था, इसीलिए इसको लाफेर वक्र के नाम से कहा गया। जो प्रगतिशील करारोपण के बारे में कहा जाता है, कोई तुमसे पूछे कि अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील करारोपण अच्छा है या गलत है, तो आप ये कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील करारोपण अच्छा है, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक अच्छा है। अगर ऑप्टिमम लेवल के बाद भी सरकार कर की दरों को बढ़ाने का कार्य करती है, अगर सरकार कर की दरों को बढ़ाने का कार्य अगर सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उससे सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व है वो डाउन होता जाता है। ठीक है, आगे ओके मत आगे नहीं दोस्तों कोई नहीं, अब सुनिए। तो यहां तक आपने कोई व्यवस्था ओके, तो सारी बात सही है आप लोगों को, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? क्लियर मेरे पैसों? तो बताओ तो पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अभी तक मैंने आपको केवल प्रगतिशील करारोपण के बारे में बात की है। प्रगतिशील करारोपण का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, यस या नो? रवि भाई जी का कोई व्यवसाय में व्यवसाय प्रबंधन नहीं, व्यवसाय प्रबंधन की क्या मतलब, क्यों समझे नहीं किस बारे में, व्यवसाय प्रबंधन का क्या मतलब है? सर ये नेट के सिलेबस में है क्या? प्रियंका बेटा क्यों नहीं है? फिस्कल पॉलिसी आपके सिलेबस में, टैक्सेशन आपके सिलेबस में क्यों नहीं है? सिलेबस देखो ढंग से, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है और फिस्कल पॉलिसी आपके सिलेबस में, इसमें कॉमन सेंस की बात है। अभी अपना फिस्कल पॉलिसी तो चल रहा है और फिस्कल पॉलिसी आपकी यूनिट नंबर 1 में आती है। सिलेबस देखो ढंग से, समझ में आ गया अच्छे से मित्रों? भाई समझ में आ गया क्या अच्छे से मित्रों? ओके, तो ये तो गया प्रगतिशील करारोपण के बारे में आपका एक पॉइंट। ओके, अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से सारा पॉइंट आ गया, ये हो गया लाफेर। अब आता है दूसरा बिंदु। दूसरे कर का प्रकार है दोस्तों आपका प्रतिगामी करारोपण। दूसरा कर आपका प्रतिगामी करारोपण। प्रतिगामी करारोपण, प्रतिगामी करारोपण, ये दूसरा आपका टैक्स लगाने का तरीका है जो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत पार्ट है। ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। हो गया प्रतिगामी। आगे पीडीएफ प्रोवाइड करा दो दोस्तों। यार तुम लोग प्लीज, मैं आपसे कई बार कह दिया, देखो मित्रों आप लोग कोर्स लेते समय मैंने कहा था कि मैं पीडीएफ नहीं देता नहीं देता नहीं देता नहीं देता। पीडीएफ के लिए दोस्तों मेरे पास समय नहीं होता। मैं दो मेरा दिमाग की मेरा पीडीएफ है, मेरे पास पीडीएफ नहीं होती दोस्तों। मैं कितनी बार को बताओ, इस बात को तुम इस गीत को तुम एक बार गाओगे तो भी होगा, क्योंकि दोस्तों मेरे दिमाग की मेरी पीडीएफ है, मेरे पास नोट्स नहीं होते। मेरा माइंड ही मेरा कंप्यूटर दोस्तों, और मैं जब कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ तो ही मेरा दिमाग चलता है दोस्तों। मैं नोट्सों के ऊपर मैं पीडीएफ कभी आज तक किसी को दी नहीं दोस्तों। 20 साल के इतिहास में किसी को पीडीएफ नहीं था, क्योंकि मैं पीडीएफ के ऊपर भरोसा नहीं करता दोस्तों। मैं किसी बच्चे के साथ पीडीएफ के साथ जो दिमाग अभी मैं लगा सकता हूं वही मेरी पीडीएफ है, ये मेरा असली दिमाग है। इस समय तुम जो पूछोगे दोस्तों वो सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी कंप्यूटर पूरा ऑन है, गूगल पूरा ऑन है। अब इस बात को तुम समझ ही नहीं पा रहे दोस्तों। पता क्या, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, मैं फोटो खींच के दे दो आपको किताबों की, पढ़ लोगे क्या उनसे? अरे भाई पीडीएफ से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बताओ दोस्तों। आप बताइए पीडीएफ से क्या इकोनॉमिक्स समझ में आ जाती है क्या? बताओ, मेरे को तो आज तक लगा नहीं। पीडीएफ से अगर तुमको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाती है, यस या नो बताओ तो। मतलब थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करते, थोड़ा बहुत पसीना नहीं बहाना चाहते, थोड़े बहुत मेहनत नहीं करते। अरे बात मैं पहले कहते कि पीडीएफ का भरोसा मत रखना, पीडीएफ नहीं दी जाएगी। अब फिर होगी तो मैं दे दूंगा अपने हिसाब से, जरूरत होगी तो। ओके, पता नहीं दोस्तों क्या है, कैसे पीडीएफ बना, समझ नहीं आ रहा क्या पीडीएफ यार। पता नहीं, या तो तुम ज्यादा समझदार हो या फिर मैं ज्यादा बेवकूफ, दोनों से एक तो केस है। मतलब आप अच्छे से नोट्स अपने हाथों से बनाओ, उनको याद करो, उनको समझो, थोड़ा 1-2 महीने पसीने बहाओ दोस्तों, 1-2 महीने मेहनत करो तो। पता नहीं क्या होता है, देखने में जो आता है, मतलब बिजी है, हम बिजी है 24 घंटे यार, हम भी यहाँ बिजी है। पता नहीं क्या दिक्कत है भगवान मालिक यार। मतलब एक तो लाइव क्लास को दे रहा हूं, आराम से पूछिए समझिए। अरे पीडीएफ से कोई, आपसे बताओ पीडीएफ से कोई समझ पाया क्या? हमने तो कभी समझा नहीं।
मैं तो कभी समझ नहीं पाया। बस हो सकता है हमारा छोटा भाई अभी आरएस बन गया, उसने कभी किसी से पीडीएफ नहीं मांगी, खुद ने नोट्स बनाए, खुद ने नोट्स बनाए दोस्तों। मैंने खुद सीए कर लिया, सीएस कर लिया, एलएलबी, खुद ने नोट्स बनाया, कभी पीडीएफ ली नहीं, किताबों को सारा लिया ही नहीं। तो फिर मैं तुमको कैसे जब मैं नहीं कर सकता फिर तुमको तुमको पता है पीडीएफ का बहुत गंदा शौक पड़ा होता है, बहुत गंदा शौक पड़ा, बहुत गंदा शौक। और तुमको ये जितने भी कोर्स बेचने वाले ना, तुमको पीडीएफ दे दे के पता नहीं कैसे तुमको बावड़े कर रखे। आगे लिखिए, आगे प्रतिगामी करारोपण। अब देखो प्रतिगामी करारोपण की बात करते हैं, प्रतिगामी करारोपण। आगे तुमसे ज्यादा तुमको पता मेरे को कितना जोर आ रहा लिखने में, लेकिन दोस्तों मजा आता है लिखकर पढ़ाने का, एक आनंद ही अलग आता है। लिखकर पढ़ाने से क्या बहुत सारी चीज दिमाग में आती है, बहुत सारी चीज बताने का मन करता है कि हाँ ये भी बताए वो भी बताए, उसमें अच्छे से कंटेंट जाता है, पूरा नोट जाता है शानदार तरीके से। अब देखो प्रतिगामी करार, इसको तो रिग्रेसिव टेक्स्ट। अब इसको ये क्या होता है सुने दो, ये क्या होता है। पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि जब आय में वृद्धि के साथ साथ, जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में भी, कर की दरों में प्रतिगामी होता है उससे रिग्रेसिव टैक्स। जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में कमी की जाती है, उल्टा कमी की जाती है, कमी की जाती है। जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में कमी की जाती है, या आय में कमी के साथ साथ, या आय में कमी के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि की जाती है, कर की दरों में वृद्धि की जाती है, ओके, वृद्धि की जाती है, तो उसे प्रतिगामी करारोपण कहा जाता है। तो उसे प्रतिगामी करारोपण कहा जाता है। ओके, मैंने कहा दोस्तों जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में कमी की जाती है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कर की दर में कमी होगी, इनकम कम होगी कर की दर बढ़ेगी, उल्टा संबंध बता दिया। ओके, फिर दूसरा वो प्रति का रिग्रेसिव कहलाता है, रिग्रेसिव जैसे बोलो। फिर आता दूसरा पॉइंट प्रतिगामी करारोपण। प्रतिगामी करारोपण में आय तथा कर की दर के मध्य, आय तथा कर की दर के मध्य बताओ कैसा संबंध है, नेगेटिव ऋणात्मक ऑब्लिक विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो मैंने कहा कि प्रतिगामी करारोपण में आय तथा कर की दर के मध्य ऋणात्मक ऑब्लिक विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है। तो नेगेटिव संबंध वहां पर देखने को वहां पर मिलेगा। ओके, नेगेटिव संबंध वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, मैं तो आ गया क्लियर में, तो नेगेटिव संबंध वहां पर देखने को वहां पर मिलेगा। ओके, फिर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगले पॉइंट की और बात करूँ, अगला बिंदु आता है प्रतिगामी करारोपण। प्रतिगामी करारोपण, प्रतिगामी करारोपण, प्रतिगामी करारोपण व्यक्तियों को प्रतिगामी करारोपण व्यक्तियों को अधिक से अधिक आय कमाने के लिए, अधिक से अधिक आय कमाने के लिए प्रोत्साहित करती है, अधिक से अधिक आय कमाने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो प्रतिगामी करारोपण व्यक्तियों को अधिक से अधिक आय कमाने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो वो कहती है कि तुम जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ही कम टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर मैं आपको यहाँ पर चौथे बिंदु देखो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो देखो रिग्रेसिव टैक्सेशन का पहला पॉइंट लिखा है कि जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में कमी की जाती है, या आय में कमी के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि की जाती है, यानी दोनों के बीच में विपरीत संबंध, इनकम बढ़ती जाएगी कर की दर में कमी होती जाएगी। हालांकि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन ये टैक्स लगाने का एक तरीका है।
ये अपन टैक्स लगाने के तरीके कहते हैं कि अगर कोई अर्थव्यवस्था प्रतिगामी करारोपण से टैक्स लगाती है तो इसका मतलब हो गया कि इनकम बढ़ती जाएगी, कर की दरों में कमी होगी, इनकम कम होगी, कर की दरों में वृद्धि होगी। यानी प्रतिगामी करारोपण में आय तथा कर की दर के मध्य ऋणात्मक ऑब्लिक विपरीत संबंध होता है। प्रतिगामी करारोपण व्यक्तियों को अधिक से अधिक आय कमाने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ओके, फिर मैं बात करूं तो प्रतिगामी करारोपण, मैंने कहा कि प्रतिगामी करारोपण, प्रतिगामी करारोपण, प्रतिगामी करारोपण निम्न, प्रतिगामी करारोपण निम्न आय कमाने वाले, निम्न आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए, निम्न आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिगामी करारोपण निम्न आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए दंड का कार्य करती है, दंड का कार्य करती है। प्रतिगामी करारोपण निम्न आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का कार्य करती है तथा 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 अधिक आय कमाने वाले, तथा अधिक आय कमाने वाले, तथा अधिक आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए, तथा अधिक आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए, अधिक आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए क्या करेगी, पुरस्कार का कार्य करती है, पुरस्कार का कार्य करती है, पुरस्कार का कार्य करती है। ओके, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। यानी मैंने क्या कहा दोस्तों यहाँ पर कि रिग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है वो कम इनकम कमाने वाले पर तो ज़्यादा टैक्स लगाती है और अधिक इनकम कमाने वाले व्यक्तियों पर कम टैक्स लगाती है। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन में जो कम आय कमाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए दंड का कार्य करती है और अधिक आय कमाने वाले व्यक्तियों के लिए ये आपका क्या कहता है, पुरस्कार का कार्य करता है। देखो वापस आ जाइए, तो मैंने रिग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में बताया कि जब कोई देश की अर्थव्यवस्था या कोई देश का कानून या कोई वित्त मंत्री अगर इनकम में वृद्धि होती जाती है, अगर कोई भी इनकम में जैसे जैसे वृद्धि होगी, अगर कर की दरों में कमी कर दी जाए और इनकम में कमी के साथ साथ कर की दरों को बढ़ा दिया जाए तो उसे अपन प्रतिगामी करारोपण कहेंगे, यानी उसको रिग्रेसिव टैक्सेशन अपन कहेंगे। प्रतिगामी करारोपण में इनकम और कर की दर के मध्य आपका विपरीत ऑब्लिक ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। प्रतिगामी करारोपण में व्यक्तियों को अधिक से अधिक आय कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी प्रतिगामी करारोपण व्यक्तियों को क्या करता है, अधिक से अधिक इनकम कमाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। प्रतिगामी करारोपण जो होता है वो क्या करता है, निम्न इनकम कमाने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का कार्य करता है और अधिक इनकम कमाने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार का कार्य करता है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? थम्स अप कर दीजिए, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? जस्ट अपोजिट, बिल्कुल। जैसे अब इसका एग्जाम्पल है, पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल हूँ, एक रफली एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर मैं इनकम लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं टैक्स की रेट लिख लेता हूँ, ये लिख लिया, इनकम लिख लिया और टैक्स की रेट मैंने लिख लिया। अब देखो, अगर इनकम मैंने लिख दी 10,000 तो टैक्स की रेट लिख दी 40%, इनकम कर दी 20,000, टैक्स की रेट कर दी मैंने 30%, इनकम कर दी 30,000, टैक्स की रेट कर दी मान लो 20%, ओके। इनकम कर दी 40,000, टैक्स की रेट कर दी आपकी 10%, ओके। ये बात रहेगी, ओके। और फिर इसके जस्ट ये एक एग्जाम्पल लिया, दोस्तों एक रफली एग्जाम्पल है, हालांकि इससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, मैंने एक रफली एग्जाम्पल समझाने के तौर पर लिया। अब मैं नोट करके लिखूँ कि प्रतिगामी करारोपण, प्रतिगामी करारोपण यानी रिग्रेसिव टैक्सेशन की मतलब प्रतिगामी करारोपण किसी भी प्रतिगामी करारोपण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, तो प्रतिगामी करारोपण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। मतलब ये प्रतिगामी करारोपण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि अच्छा संकेत नहीं माना जाता क्योंकि इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में, क्योंकि इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है।
यानी सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता है मित्रों, ओके, वृद्धि होती है। इसीलिए प्रतिगामी करारोपण तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है ही नहीं मित्रों। क्योंकि देखो, अगर आप इनकम बढ़ते जाओ, अगर मतलब इनकम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और सरकार ने कर की दरों को कम कर दिया, तो सरकार ने जब कर की दरों को कम कर दिया तो सरकार को रेवेन्यू भी कम मिलेगा, और जब सरकार को रेवेन्यू कम मिलेगा तो सरकार को दोस्तों क्या करेगा, विदेशों से आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, और जब विदेशों से आर्थिक सहायता की जरूरत होगी तो कॉमन सेंस की बात है, सरकार का फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये देश के लिए दोहरी मार करता है। इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे साहब कि प्रतिगामी करारोपण को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर नहीं जाना जाता। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है ही नहीं। तो प्रतिगामी करारोपण को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। मेरी बात को सुनना दोस्तों, मैं आपको मैंने आपसे एक वादा किया था, अभी अपनी है 37 नंबर की कक्षा, मैंने आपको 70 कक्षाओं का वादा किया था कि 70 कक्षाओं में पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था आरएस और एसआई के सिलेबस का एक एक बिंदु मैं आपको कराऊंगा। तो यार थोड़ा बहुत तो धैर्य रखा करो मित्रों, थोड़ा तो समय दिया करो। मतलब जल्दबाजी करते हो तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने का। साला जो लय है ना वो मजा नहीं आता, क्या जो मन से चीजें निकलती है वो निकल नहीं पाती, पर ऐसा लगता है प्रेशर रहता है, प्रेशर पर यार चलो चलो चलो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्रेशर आराम से पढ़ो, लिख के पढ़ो। मैं कह रहा हूँ इस मेरी लेक्चर, मेरे सारे 70 लेक्चर सुनने के बाद, 70 क्लासें देखने के बाद ये वादा है मेरे प्यारे साथ आप लोगों को कि आप लोगों को कभी भी इकोनॉमिक्स को लेकर कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुमसे वादा नहीं करता, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आसान शब्दों में, इजीली शब्दों में समझाने के लिए दोस्तों मैं जाना चाहता हूं। तो आपको आसान और दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने के लिए मैं जाना चाहता हूं। ओके, 10 दिन कोर्स लिए हुए अभी तो आप लोगों को, बस कोर्स कराओ यार, ऐसा नहीं होता, मजा नहीं आता दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट ऐसे मत करो। अब चलते तीसरा पॉइंट, तीसरा होता है समानुपाती करारोपण। समानुपाती करारोपण, समानुपाती करारोपण। अब आ जाओ, समानुपाती करारोपण क्या होता है ये देखिए। समानुपाती करारोपण क्या होता है ये देखिए। देखो, समानुपाती प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन जिसको कहा जाता है। अब ये समानुपाती करारोपण क्या होता है देखिए, मैंने लिखा दोस्तों, देखो मैंने लिखा कि जब आय में कमी या वृद्धि होने पर, जब आय में कमी या वृद्धि होने पर भी कर की दरों में कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाती। इनकम चाहे कम हो चाहे इनकम ज्यादा हो, ओके, इनकम से कोई लेना देना नहीं, कर की दर फिक्स होती है। तो अर्थात सभी प्रकार की आयों पर कर की दर समान रहती है। ओके, आगे, अर्थात मैंने कहा दोस्तों, जब आय में कमी या वृद्धि होने पर भी कर की दरों में कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाती, यानी कर की दरों में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाती। ओके मित्रों, अर्थात सभी प्रकार की इनकम कर की दर क्या रहती है, समान रहती है, उसे बोलते हैं दोस्तों समान रहती है, समानुपाती करारोपण कहा जाता है। वो क्या कहलाता है आपका, समानुपाती करारोपण अपना कहलाता है, उसको अपन समानुपाती करारोपण कहलाता है, वो अपना समानुपाती करारोपण अपना कहलाता है। ओके मित्रों, तो जब आय में कमी हो या वृद्धि हो चाहे कुछ भी हो, तो इस प्रकार कर की दरों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या कर की दरें समान स्थिति में रहती है दोस्तों, उसे समानुपाती करारोपण कहा जाता है। ओके, मैं यहाँ पर एक नोट करके एक बात बताना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, जो आपके लिए मैंने कहा कि भारत में वर्तमान में निगम कर, आपका जो निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, आपका जो जीएसटी आदि जो उदाहरण है, आदि समानुपाती करारोपण के उदाहरण है।
समानुपाती करारोपण के उदाहरण है। जैसे जीएसटी है दोस्तों, तो इनकम चाहे कुछ भी हो आपका दोस्तों जीएसटी सेम रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों उदाहरण जैसे एजुकेशन पे जीएसटी की रेट है 12%। अब चाहे फीस 2,000 की हो, चाहे 5,000 की हो, चाहे 15,000 की, चाहे 50,000 की, हर प्रकार की फीस पर 12% ही जीएसटी लगेगा। अर्थात अब तुम बताओ बच्चे क्या सोचते हैं, सर जीएसटी तो 5 प्रकार से लगता है, 0%, 5%, 12%। अरे भाई वो जीएसटी की रेटें है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि एजुकेशन फील्ड में जीएसटी 12% मान लो, तो मतलब आप अब चाहे मेरी फीस 1,000 रुपये हो, चाहे मेरी फीस 2,000 हो, चाहे मेरी फीस 5,000 हो, चाहे मेरी कितनी फीस हो, जीएसटी अगर 12% है तो हर प्रकार की फीस पर 12% ही लगेगा। ये समानुपाती करारोपण का उदाहरण कहलाता है। इसको समानुपाती करारोपण के अंतर्गत अपन कंसीडर करते हैं। ओके, तो मित्रों मैंने कहा कि जब आय में कमी या वृद्धि होने पर भी कर की दरों में कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाती, अर्थात सभी प्रकार की इनकम पर कर की दर समान रहती है, उसे समानुपाती करारोपण कहा जाता है। अर्थात दोस्तों समानुपाती करारोपण अपना कहलाता है। भारत के अंदर समानुपाती करारोपण की जब उदाहरण की बात आती है तो समानुपाती करारोपण में दोस्तों आप लोगों के सामने अपना ये आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा दोस्तों एक तो आपका। ओके, एक आपके सामने आ जाएगा दोस्तों कौन सा, जीएसटी के साथ साथ दोस्तों आपके सामने आ जाएगा मेरे पास तो जीएसटी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों का निगम कर वगैरह आ जाएगा। ये सब के सब समानुपाती करारोपण के उदाहरण माने जाते हैं। तो आगे ना घटेगा ना बढ़ेगा, बिल्कुल 12% ही रहेगा, तो ये समानुपाती करारोपण का उदाहरण माना जाता है। अर्थात इनकम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डजन मैटर दोस्तों, सभी प्रकार की इनकम पर कर की दर क्या रहती है, समान रहती है। फिर आता है दोस्तों चौथा है मित्रों का अविक्रमिक करारोपण। ओके, देखो अब चौथा है मित्रों आपका अविक्रमिक करारोपण। अविक्रमिक करारोपण इसको होता है डिग्रेसिव टैक्सेशन। अब ये क्या होता है, देखो बड़ा प्यारा सा, देखो मैं एक बात कहूँ कि अविक्रमिक करारोपण में प्रगतिशील करारोपण, अविक्रमिक करारोपण है प्रगतिशील करारोपण तथा समानुपाती करारोपण। प्रगतिशील करारोपण तथा समानुपाती करारोपण दोनों का मिश्रण होता है। जैसे भारत में इनकम टैक्स 5%, 20%, 30%, उसके बाद 30, ऐसा ही है। मतलब एक समय तक तो बढ़ेगा फिर आपका समान हो जाएगा। तो अविक्रमिक करारोपण में प्रगतिशील करारोपण तथा समानुपातीकरण दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें उच्च स्तर तक तो आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि होती है। कर की दरों में क्या होती है, वृद्धि होती है। कर की दरों में वृद्धि होती है। उसके पश्चात कर की दर समान रहती है। उसके पश्चात कर की दर क्या रहती है, समान रहती है। कर की दर क्या रहती है, समान वहां पर रहती है। ओके, मैंने क्या कहा था कि अविक्रमिक करारोपण में देखो अविक्रमिक करारोपण में प्रगतिशील करारोपण तथा समानुपाती करारोपण दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें उच्च स्तर तक तो आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि होती है, और उसके पश्चात कर की दर क्या रहती है, समान रहती है। उसके बाद कर की दर क्या हो जाती है, समान वहां पर बनी रहती है। तो मेरे प्यारे साहब मैंने यही कहा आप लोगों के लिए कि अविक्रमिक करारोपण में प्रगतिशील करारोपण तथा समानुपाती करारोपण दोनों का मिश्रण इसके अंतर्गत होता है, जिसमें क्या होता है कि उच्च स्तर तक तो आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि होती है मित्रों, और उसके पश्चात कर की दर क्या रहती है, समान रहती है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूँ कि भारत में आयकर यानी अपना जो इनकम टैक्स है, आयकर अविक्रमिक करारोपण का उदाहरण माना जाता है। कई जगह किताबों में प्रगतिशील करारोपण दे रखा है, जो गलत है दोस्तों। अविक्रमिक करारोपण का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। इनकम टैक्स को अविक्रमिक करारोपण का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ओके, तथा अविक्रमिक करारोपण तथा अविक्रमिक करारोपण तथा अविक्रमिक करारोपण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ओके, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी टैक्सेशन यानी अच्छी करारोपण विधि मानी जाती है। एक अच्छी करारोपण विधि मानी जाती है। ओके, विधि मानी जाती है। यानी अविक्रमिक करारोपण को सबसे बेस्ट मानते हैं, जिसमें कहते हैं कि एक समय तक तो आप कर की दर को बढ़ा लो, लेकिन ये नहीं कि आप हमेशा ही कर की दर को बढ़ाते जाओगे, ये गलत है। एक समय तक कर की दर बढ़ा लो, उसके बाद कर की दर को क्या कर दो, कम कर दो। तो मित्रों, मैंने क्या कहा कि भारत में आयकर जो इनकम टैक्स जो वो अविक्रमिक करारोपण का उदाहरण है। क्योंकि इनकम टैक्स में आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होती जाती है, टैक्स की रेट 5%, 20%, 30% होती है, उसके बाद कर की दर समान हो जाती है। यानी सब इनकम पर 30% इनकम रहती है। यानी 10 लाख से ज़्यादा जिसकी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है। तो एक समय तो कर की दर बढ़ती है, उसके बाद कर की दर में क्या हो जाती है, कमी होना शुरू हो जाती है। कर की दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। उसको अविक्रमिक करारोपण कहा जाता है। बताइए दोस्तों, हाई लेवल तक मतलब एक अनुकूलतम स्तर तक तो टैक्स की रेट को बढ़ा लो, उसके बाद कर की दर को बढ़ाना बंद कर दो। क्योंकि उसके बाद भी अगर कर की दर को अगर आप बढ़ाओगे तो देश के अंदर जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? लोग बाग टैक्स की चोरी करना प्रारंभ कर देंगे, लोगों का टैक्स की चोरी करना प्रारंभ वहां पर कर दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मैंने ये कहा कि अविक्रमिक करारोपण में प्रगतिशील करारोपण और समानुपाती करारोपण दोनों का मिश्रण होता है। इसमें जिसमें उच्च स्तर तक तो इनकम में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कर की दर क्या हो जाती है, समान रहती है। और भारत में आयकर जो है वो अविक्रमिक करारोपण का एक बेस्ट उदाहरण माना जाता है तथा अविक्रमिक करारोपण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी करारोपण विधि मानी जाती है। बताइए तो यहां तक समझ आ गया आप लोगों को अच्छे से मित्रों? हाँ बिल्कुल। अब चलते पांचवा बिंदु है आपका मूल्य वर्धित करारोपण। ओके, अब ये क्या मतलब वैल्यू एडेड टैक्सेशन, जिसको मूल्य वर्धित करारोपण अपन कहते हैं। ओके, ये क्या कहता है? ये कहता है तो जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्यों में होने वाली वृद्धि जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के साथ साथ कर लगाया जाता है। मैंने कहा दोस्तों कि जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में होने वाली वृद्धि के साथ साथ कर लगाया जाता है तो उसे मूल्य वर्धित वैल्यू एडिड मूल्य वर्धित करारोपण कहा जाता है। जैसे अपना कहा जाता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है आपके वेट जो खत्म हो चुका। वैल्यू एडिशन जो टैक्स होता है, वेट जो होता है वो मूल्य वर्धित करारोपण का उदाहरण है। अभी वर्तमान में दोस्तों हमारा जीएसटी में कन्वर्ट हो गया,
तो जब किसी वस्तु या सेवा का जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाएगा, जैसे सपोज करो आप जानते हो कि अगर 100 रुपए की चीज़ पर 10% वेट लगा तो कीमत होगी 110। उसके बाद इसके ऊपर 20% वेट लगेगा तो कीमत हो जाएगी आपकी 132-33 रुपए इसका। तो मतलब उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है, उसी को दोस्तों वैल्यू एडिशन टैक्स कहा जाता है। तो जब सरकार क्या करती है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्यों में होने वाली जैसे जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि के साथ साथ जो टैक्स लगाती है, उसी को मूल्य वर्धित करारोपण कहा जाता है। यानी मैंने क्या कहा कि जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के साथ साथ अगर कर लगाया जाता है तो उसे मूल्य वर्धित करारोपण वैल्यू एडिशन टैक्सेशन कहा जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई मेरे पैसों। और उसके बाद लास्ट रहता है करारोपण। टैक्स लगाने की जो लास्ट विधि है, 6 विधियों के अलावा टैक्स की कोई विधि नहीं होती। इसको बोलते हैं विशिष्ट करारोपण। इसको कहा जाता है विशिष्ट करारोपण। ओके, स्पेसिफाइड टैक्सेशन, जिसको विशिष्ट करारोपण कहा जाता है। अब मैं क्या लिखूं कि अब देखो मित्रों, आप लोगों ने कभी देखा होगा, और स्पेशल टैक्सेशन की बात मैं लिखूं कि जब किसी वस्तु, मतलब जब किसी वस्तु की लंबाई, जब किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई, जब किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई या मात्रा, जब किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई या मात्रा के आधार पर, जब किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई या मात्रा के आधार पर कर लगाया जाता है। ओके, तो मित्रों मैंने क्या कहा कि जब किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई या मात्रा के आधार पर कर लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं तो विशिष्ट करारोपण कहा जाता है। स्पेसिफाइड टैक्सेशन कहलाता है, विशिष्ट करारोपण कहा जाता है। वो विशिष्ट करारोपण का उदाहरण माना जाता है, उसको विशिष्ट करारोपण अपन कहते हैं। जैसे आप लोगों के सामने, तो जैसे अगर मतलब सिगरेट की लंबाई पर, अगर जो सिगरेट की लंबाई पर लगने वाला कर, सिगरेट की लंबाई पर लगने वाला जो कर है, इसका भाग माना जाता है। यानी दोस्तों इसका भाग, स्पेशल टैक्सेशन का भाग माना जाता है। आपको पता दोस्तों, एक सिगरेट होती है, आप खुद सोचिए, देखो तो एक छोटी सिगरेट होती है जो पूरी तंबाकू से भरी होती है, और एक लंबी सिगरेट होती है जिसमें केवल इतनी सी तंबाकू होती है। तो आपने नोटिस किया होगा, छोटी सिगरेट की कीमत कम है जबकि माल उसमें ज़्यादा है, तंबाकू उसमें ज़्यादा है, जबकि बड़ी सिगरेट की कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें तंबाकू कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों कुछ आइटम सरकार ने ऐसे तय कर रखे हैं जो उनकी लंबाई चौड़ाई और उसकी क्वांटिटी के आधार पर उनके ऊपर एक स्पेशल टैक्सेशन लगता है, जिसको विशिष्ट करारोपण कहा जाता है। इसीलिए उन वस्तुओं की कीमतें क्या होती है, अन्य वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होती है। तो बताइए मित्रों, 6 प्रकार के टैक्स लगाने के तरीके होते हैं। मैंने आपको 6 के 6 प्रकार आपको समझा दिए। एक बार 5 मिनट के अंदर एक बार रिवीजन कर लो दोस्तों, 5 मिनट के अंदर। और किसी को कुछ पूछना हमें से पूछ लो, तब तक मैं पानी वानी लेकर आता हूँ। आप 5 मिनट के अंदर मेरे को पूछ लेना, क्या पूछना। ओके, अच्छा नहीं देखा क्या, कोई बात नहीं। ओके, तो 6 प्रकार के टैक्स लगाने के तरीके जो मैं आपके सामने बता चुका। अब देखो मित्रों, सुनिए मित्रों, वापस अपने घर आ जाइए मित्रों। आप लोगों ने अच्छे नोट, देखो मित्रों, आपका टॉपिक चला राजकोषीय नीति। आपके सिलेबस के अंदर देखो, सुनना दोस्तों, कई को तो पता ही नहीं होगा कि सिलेबस क्या है, पढ़ क्या रहे, कहाँ से कौन सी काम की है। आप लोग जब भी सिलेबस को पढ़ते हो, देखो सिलेबस में लिखा हुआ राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, इसको आप लोक वित्त भी कह सकते हो।
इसको आप बजट निर्माण भी कह सकते हो, बजट निर्माण भी कह सकते हो। ओके, अब तक की कक्षा में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका सुनिए। तो अब तक की कक्षा में मैंने आपको बजट का परिचय पढ़ा दिया कि बजट क्या होता है, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया और पूरी बातें आपको लिखा दी। फिर आपको भारत में बजट का क्या इतिहास, भारत में बजट का इतिहास, भारत में बजट के इतिहास को समझा दी कि भारत में बजट का इतिहास क्या है। फिर आपको मैं बजट के दोनों भाग बता दिए, बजट के दोनों भाग, बजट के भाग जिसमें आपका राजस्व बजट और आपका पूंजीगत बजट दोनों बता चुका। उसके बाद मैं आप लोगों को बजटीय घाटे बता चुका, नवीन आंकड़ों के साथ बजटीय घाटे बता चुका कि कौन कौन से घाटे होते हैं। ओके, फिर आपको बजटीय कोष के बारे में बात की कि बजटीय कोष कौन कौन से, जिसमें आपका संचित निधि, आकस्मिक लेखा निधि और सार्वजनिक लेखा निधि सब बताया बजटीय। उसके बाद अपना टॉपिक चल रहा है भारत में कर संरचना, भारत में कर संरचना का टॉपिक चल रहा है कि कर संरचना को लेकर अपन बात करें, ये अपना टॉपिक चल रहा है। यहाँ से अपना टॉपिक, क्योंकि दोस्तों अभी तक ये बजट है ना, यही तो टॉपिक सबसे बड़ा, उसके बाद एक एक दिन के टॉपिक है सारे, सबसे बड़ा टॉपिक यही है जो लगभग दोस्तों, वैसे तो आपका ऑफलाइन क्लासेज के अंदर तो दोस्तों लगभग ये है ना 18-20 घंटे में चलता है, लेकिन यहाँ पे 4-5 घंटे में अपना कंप्लीट होता है आराम से। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को मैं बता चुका और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से बताया। तो मैंने मित्रों आपको बजट का परिचय समझा दिया कि भारत में बजट का क्या परिचय, भारत में बजट का इतिहास क्या है मित्रों, बजट के दोनों भाग बता दिए, बजटीय कहाँ। ओके, अब बजटीय घाटे बता दिया, उसका बजटीय कोष बता दिया और भारत में कर संरचना को लेकर कि भारत की टैक्स की संरचना कैसी है, यहां तक की बात आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बता दी और बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों को समझा दिया। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, यस या नो? आगे समझ आए, आगे चलूं? ओके, अब देखो आगे, अब बात करते हैं दोस्तों, इसी श्रृंखला में चलते हैं कर के प्रकार। हेड बना लीजिए, कर के प्रकार, कर के प्रकार। तो आप जानते हो तो वैसे आपको पता ही है दोस्तों, पहले बता दिया एक मात्र। कर के प्रकार देखो, मैं कहूं भारत में कर को दो भागों में बांटा गया है। भारत में कर को दो भागों में बांटा गया है। हाँ, बैंकिंग टॉपिक वैसे पढ़ा दिया, लेकिन वापस वो पढ़ा दो। भारत में कर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर, जिसको आप डायरेक्ट टैक्स कहते हो, और एक होता है अपना अप्रत्यक्ष कर, जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हो। ओके, तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, अब सुनिए मित्रों आप लोग, सबसे पहला होता है आपका प्रत्यक्ष कर, जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वैसे आप अधिकतर कॉमर्स के विद्यार्थी हो, सब जानते हो समझते हो। मैं देखो, पहला अपना कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कर के भार को, ओके बताओ, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कर के भार को
किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं लाद सकता। ओके, यानी दोस्तों प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने कर के बर्डन को दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं लाद सकता। ओके, इसी का दूसरा पॉइंट होता है कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है आगे जिसमें करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स और कराघात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति को वहन करना होता है। प्रत्यक्ष कर कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ओके, ये ध्यान रखना। मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर ओके आगे देखो, मैंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स दोस्तों वो टैक्स होता है। ओके, मैंने आगे ओके ना, डायरेक्ट टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है दोस्तों जिसमें कोई व्यक्ति अपने कर के भार को दोस्तों, अगर बात है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कर के भार को दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं लाद सकता, वो कौन सा टैक्स कहलाता है? वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है दोस्तों। ओके, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अर्थात दोस्तों प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसको उसी व्यक्ति को उसका टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो टैक्स का भार नहीं डाल सकता। ओके, अब देखो ये तो क्या, तो इंडिया में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो दोस्तों वो होता है कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगेगा उसी व्यक्ति के ऊपर दोस्तों उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं लाद सकता, वो अपना डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ओके, और जब प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, अतः दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं लाद सकता। ओके, तो आगे क्लियर। अब सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से हैं और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से, ये देखना। तो अब यहाँ पर आपसे एक लिस्ट जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम में, और कई बार पूछी भी गई दोस्तों। ओके, देखो ये आपके मैं एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष कर लिखा जिसको डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा में अपन बता चुके हैं। प्रत्यक्ष कर के लिए दो कॉलम बना देता हूँ। ओके, एक कॉलम में लिखता हूँ केंद्र सरकार और एक कॉलम लिखा राज्य सरकार। एक में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक में आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। ओके, तो यहाँ तो लिखता हूँ मैं केंद्र सरकार। ओके, क्योंकि कम से कम हर विद्यार्थी को ये पता होना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लगाती है, और यहाँ लिखा मैंने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स आपके सामने लगाती है। ओके, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। ओके, अब मैं आपको सारे टैक्स बता देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा है आपका आयकर। आयकर सबसे पहले आएगा आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद आएगा आपका निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लगा। ओके, एक होता है आपका वे कर। ओके, मतलब आगे वे कर, एक होता है आपका कराघात और करापात का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगेगा उसी व्यक्ति को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। करापात का मतलब होता है कि कर किसके ऊपर लग रहा है, और कराघात होता है कि कर का पेमेंट कौन कर रहा है। ओके, तो ये दोनों एक ही होता है। जैसे मैं इनकम कमाऊंगा तो मेरे को ही 200 टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर मैं इनकम कमाऊँ तो मेरे को ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो आ जाएगा। फिर आता है दोस्तों एक आ जाएगा आपका वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, जो वर्तमान में समाप्त हो चुका। संपत्ति कर जिसको अपन वेल्थ टैक्स बोलते हैं, और वेल्थ टैक्स को दोस्तों वर्तमान में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी वेल्थ टैक्स जो वर्तमान में क्या हो चुका, आपका समाप्त हो चुका है, तो विलोपित किया जा चुका है मित्रों। के आगे क्लियर। फिर आता है दोस्तों आपका अगला आता है मित्रों आप लोगों को पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कैपिटल पर होने वाले लाभ पर जो कर लगता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है।
फिर आता है लाभांश कर, डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। फिर आता है दोस्तों आपका उपहार कर, गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जो वर्तमान में बंद हो गया मित्रों के आगे। क्लियर? तो ये जितने भी टैक्स है दोस्तों, ये सारे के सारे टैक्स लगाने का जो पावर है वो किसके पास, ये सारे के सारे टैक्स कौन से हो गया आगे? ओके, ये सारे के सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और ये सारे के सारे जो टैक्स है मित्रों आगे वे मतलब होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो टैक्स होता है वो आ जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो टैक्स है ये कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इन टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ता है मित्रों। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से। जैसे मैं बात करूं तो भू राजस्व कर, भूमि के राजस्व के ऊपर लगने वाला कर, ये स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है। कृषि, फिर आता है कृषि आय पर कर, एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स लगता है वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा तो होटल प्राप्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर। तो होटल की प्राप्तियों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ओके, तो इसके आ जाएगा टोल टैक्स, टोल टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। ओके, तो इसका रोजगारों पर कर, रोजगारों के ऊपर जो कर लगता है ये भी डायरेक्ट टैक्स है, और स्टेट रोजगारों पर कर ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, ये ध्यान। तो ये वो डायरेक्ट, ये लिस्ट आपको याद रखनी है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से, और केंद्र के डायरेक्ट टैक्स कौन से, और राज्य के डायरेक्ट टैक्स कौन से। तो मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी कि केंद्र के और राज्य के डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस को शामिल किया गया। ओके, वो सारे टैक्सेस मैंने आप लोगों को समझा दिए। ओके, तो भू राजस्व कर एक डायरेक्ट टैक्स है, एक स्टेट गवर्नमेंट का। कृषि आय पर कर एक डायरेक्ट टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का। होटल की प्राप्तियों पर जो कर लगता है वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का। टोल टैक्स पर जो लगता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का राज्य। ओके, रोजगार पर, अगर रोजगारों के ऊपर कोई टैक्स लगता है वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये सारे के सारे जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स है, और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस या नो? अब देखो, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स का खेल खत्म। अब चलते हैं दोस्तों कौन से खेल पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें। इनडायरेक्ट टैक्सेस को बात अपन, अब देखो, अब आता है दोस्तों आपके सामने एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड आता है आपका अप्रत्यक्ष कर। भू मतलब है लैंड, लैंड रेवेन्यू, भू अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। पहले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं अपन। देखो देखो, अपन कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर, हाँ टोल प्लाजा में अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिनका दबाव, जिनका दबाव, जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे पर पड़ता है। ओके, अर्थात कर की जिम्मेदारी, अर्थात कर की जिम्मेदारी तो, कर की जिम्मेदारी तो करदाता पर होती है, कर की जिम्मेदारी तो करदाता पर होती है। तो मैंने क्या लिखा कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उनका भार दूसरे पर पड़ता है। अर्थात कर की जिम्मेदारी तो करदाता पर होती है, करदाता पर होती है, परंतु परंतु वह कर का भार पूर्ण रूप से, कर का भार पूर्ण रूप से, कर का भार पूर्ण रूप से अथवा, कर का भार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से
आंशिक रूप से दूसरे व्यक्तियों पर टाल देता है, मतलब लगता किसी और के ऊपर है, चुकाता कोई और है, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उनका भार दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे आपका जीएसटी लगता है दुकानदार के ऊपर, लेकिन दुकानदार जीएसटी का भार कस्टमर के ऊपर डाल देता है, यानी वो कस्टमर से जीएसटी वसूल करता है और कंपनी जो सरकार को उसका पेमेंट कर देता है, वो कहलाता है दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर। ओके मित्रों, अब सुनिए, यहां पर मैं अप्रत्यक्ष कर के भी कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर मैं अप्रत्यक्ष कर, जिसमें आप लोग बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं। ओके, आगे तो यहां लिखता हूं केंद्र सरकार, ओके, और यहां लिखता हूं मैं राज्य सरकार। तो एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ राज्य सरकार। ओके, सबसे पहले केंद्र के बताता हूँ। केंद्र के हालांकि अप्रत्यक्ष कर सारे हट चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जीएसटी में आ गए, लेकिन फिर भी आपको पुराने नाम भी याद रखने हैं। जैसे आपका सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होती है मित्रों, वो भी आप लोगों का दोस्तों किसका पार्ट है, अप्रत्यक्ष कर केंद्र का। जैसे सेवा कर, सर्विस टैक्स जो होता है वो भी आ जाएगा यहाँ पर। जैसे अपन बात करें केंद्रीय बिक्री कर, तो केंद्रीय बिक्री कर जो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा केंद्रीय बिक्री कर। ये सारे के सारे जो टैक्स है दोस्तों, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज है। और इनडायरेक्ट टैक्सेज की भी मैं बात करूँ तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ओके, अब मैं राज्य के इनडायरेक्ट टैक्स बताऊँ कौन कौन से, जिसमें आएगा एक आएगा बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स जिसको अपन कह सकते हैं। ओके, आगे फिर आता है स्टाम्प, स्टाम्प के ऊपर जो लगता है स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, रजिस्ट्रेशन जो शुल्क होता है, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क जो होता है वो भी राज्य सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क याद आएगा आप लोगों के सामने। फिर आगे तो डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर, डीजल पेट्रोल की बिक्री कर, तो डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर होता है वो आ जाएगा। और एक आ जाएगा आपका परिवहन कर, ट्रांसपोर्टेशन जो टैक्स होता है ये सारे के सारे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेज है जो आपके सामने लगते हैं। ओके, इसके अलावा और होते हैं, मैं आपको आगे ऊपर लिखा देता हूँ। लिख लिया तुमने, बिक्री कर हो गया, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क हो गया, राज्य उत्पाद शुल्क हो गया, डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर कर हो गया, परिवहन कर हो गया। मैं ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। इसके अलावा होता है आपका विज्ञापन कर, विज्ञापन पर लगने वाला कर भी दोस्तों राज्य का ही इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, फिर विद्युत पर कर, लाइटिंग पर जो कर होता है विद्युत पर कर, तो लाइटिंग पर जो टैक्स लगता है दोस्तों ओके, वो भी आपका राज्य का ही पार्ट मानता है। सट्टेबाजी पर कर, सट्टेबाजी पर जो कर लगता है ओके, सट्टेबाजी पर जो कर लगता है वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो राज्य का होता है। तो ये राज्य सरकार के सारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है जो राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे समझ आ गई, यस या नो? ओके, तो दोस्तों ये तो था आपका टैक्सेशन को लेकर सारी बातें। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार से लगाया जाता है, टैक्स को कितने भागों में बांटा गया, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से, इनडायरेक्ट टैक्स में केंद्र के कौन से, राज्य के कौन से, सारी बातें मैंने बताई दोस्तों। यहां तक की सारी रामायण आप लोगों को समझ में आई या नहीं, यस या नो? क्योंकि तो अभी आपका टैक्सेशन का पोर्शन आपका लगभग पूरा हो गया, लेकिन अभी और बाकी है दोस्तों। ओके, तो पहले तो यहाँ तक की जो आज की कक्षा में जो बातें मैंने बताई, आज की कक्षा में जो बातें बताई, ये सारी बातें समझेगा आप लोगों को। तो सारी कि प्रगतिशील करारोपण क्या था,
उसके बाद प्रतिगामी करारोपण क्या था, लाफेर वक्र क्या था, ओके, उसका समानुपाती करारोपण, अवक्रमिक करारोपण क्या था, मूल्य वर्धित वगैरह सारे जो होता थी, मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। तो एक एक पॉइंट्स को मैंने एक एक पॉइंट्स को लिखकर आपको समझा दिया। तो अभी के लिए दोस्तों इतना लेते, मेरे गले में दर्द हो रहा है दोस्तों, बार बार बोला, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ऑनलाइन की 1 घंटा और ऑफलाइन की 3 घंटे की बराबर कक्षा बराबर होती है। जो हम ऑफलाइन में 3 घंटे में या 4 घंटे में पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन 1 घंटे में पढ़ाया जाता है। तो ये ध्यान रखो दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रेशर मत डाला करो, मैं अपने हिसाब से सब बेस्ट कर दूंगा। कई बार प्रेशर की वजह से दोस्तों क्या होता है, माइंड काम नहीं करता। हर चीज़ का एक समय लगता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ के समय के आधार पर टॉपिक चलता है दोस्तों। अब दोस्तों उसी का अब बताओ, आप लोगों को अभी कोर्स लिए मुश्किल से कितने 10 दिन हुए, तो कम से कम यार इस कोर्स के लिए 2-2.5 महीने लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं 1 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा करा दूंगा, और वो भी अच्छी तरीके से। अभी रात को 1 क्लास और रख लूँगा, तुम्हारी 1 क्लास और रख लूँगा, तो इसके आधार पर, लेकिन क्लासेस चलेगी तरीके से दोस्तों। सिस्टम 70 क्लासों में मैं पूरा कराऊंगा। आज अपनी 37वें नंबर की कक्षा पूरी हो चुकी है। अभी भी दोस्तों आप लोग जब देखते हो मेरे प्यारे साथियों, तो लगभग 32 कक्षाएं बाकी है आधे, और इतना बड़ा कोर्स है नहीं। इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म होने वाला। इंडियन इकोनॉमिक्स के मुश्किल से दोस्तों मैंने आप लोगों को 60% से ज़्यादा चीज़ कवर करा दी। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे जिनको अपन सल्टा देंगे, टेंशन लेने की किसी को जरूरत है नहीं। ओके, तो मित्रों थैंक यू मित्रों, टेक केयर मित्रों, बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मिलते हैं दोस्तों बाद में।